अभी न जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। साहिर शुरू से साहिर नहीं थे, अब्दुल हई थे। अब्दुल हई को साहिर बनने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उनके पिता का नाम फजल मोहम्मद था और माता सरदार बेगम। फजल मोहम्मद और सरदार बेगम में कभी बनी नहीं। फजल मोहम्मद एक ऐसा शख्स था जो पूंजीवादी मानसिकता से ग्रसित था, जो हम जानते हैं कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा रोग है। और सरदार बेगम से जब साहिर पैदा हुए तो उन्होंने अपने आप को उस शख्स से अलग करना चाहा। तलाक हो गया, तमाम मसले उठे और साहिर ने लगभग 12 साल की उम्र में अपने पिता के खिलाफ गवाही दी। पिता को ये बात गवारा नहीं गुजरी, उसने साहिर को मारने तक की धमकी दे डाली। मजबूरन माँ को अपने गहने बेचकर दरवाजे पर गार्ड्स लगाने पड़े अपनी सुरक्षा के लिए। इस तरह कटनी नहीं थी और कटती भी नहीं बहुत दिनों तक। इसलिए शहर छोड़कर वो लाहौर चले गए। लाहौर में कुछ वक्त गुजारने के बाद उन्हें यह अंदाजा लगा कि ये शहर उनका नहीं है, ये उनके लिए नहीं है। साहिर का पहला मजमुआ तलखियां आया, जो देश में इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों ने उसके शेर कोट करने शुरू किए और तलखियों की शायरी के नाते साहिर को जाना जाने लगा। तलखियां से एक शेर मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ते उम्मीद, लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ते उम्मीद, लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम। और इसके बाद साहिर ने कभी खामोशी इख्तियार नहीं की, हमेशा लिखते रहे। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि लाहौर साहिर के लिए नहीं बना था। देश की आजादी के बाद एक और तलवार जब बंटवारे की लटकी तो वहां के मौलवी, मौलाना और जो जमींदार थे, साहिर को ऐसा खतरा था कि ये लोग देश को हड़पने की कोशिश करेंगे और यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साहिर ने सोचा कि अब किसी और तरफ रुख किया जाए, यानी हिंदुस्तान का रुख किया जाए और अपने देश वापस चला जाए। एक नया शहर साहिर का इस्तकबाल करने के लिए बाहें फैलाए खड़ा था। वहां से साहिर दिल्ली आए और दिल्ली में उन्होंने कुछ वक्त गुजारा, लेकिन दिल नहीं लगा उनका। फिर वे मुंबई चले गए। मुंबई में शुरू होता है उनका फिल्मी सफर, जिसके बारे में बात करने से पहले मैं सोच रहा हूं कि आपको एक गजल सुना दी जाए, उसके बाद आगे बात शुरू की जाए। गजल का मतलब देखें। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। शेर देखें। ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ,
इन निगाहों में ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ। इन निगाहों में बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो। बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था। वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था। वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था। बड़ी शय है अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो। बड़ी शय है अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। साहिर ने अपनी शायरी के साथ साथ अदबे लतीफ़, शाहकार, प्रीत लड़ी और सवेरा जैसी किताबों का संपादन भी किया। सवेरा के नाते उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा क्योंकि इसमें लिखी गई तलखियों के नाते पाकिस्तान सरकार ने उन्हें 1949 में फरमान जारी कर दिया था गिरफ्तारी का। और उसके बाद उन्हें वो पाकिस्तान, वो लाहौर अच्छा नहीं लगने लगा और वो देश वापस चले आए। उनकी पहली फिल्म आज़ादी की राह पर बहुत हिट नहीं हो सकी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में साहिर ने दस्तक दी थी। और उसके बाद नौजवान, फिर बाजी, फिर प्यासा और फिर सुबह होगी। फिर सुबह होगी से संबंधित एक और घटना खयाम साहब बताते हैं कि ये फिल्म दोस्तों वास्की के किताब क्राइम एंड पनिशमेंट पर बनी है। और इस फिल्म पर काम करने से पहले साहिर की शर्त ये थी कि इस फिल्म का गाना वो कंपोज करेगा जो क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ा हो। और खयाम साहब उसमें एक थे। उन्होंने खयाम साहब का नाम प्रस्तावित किया और खयाम साहब ने इसमें काम किया। उसके बाद लगातार फिल्मों में काम करना, लगातार लिखते रहना और अपनी शर्तों पर लिखते रहना साहिर ने जारी रखा। साहिर ने अपनी एक किताब की भूमिका में लिखा था कि शायरों की हालत ठीक नहीं है, उन्हें उनकी शायरी और उनकी कलम का मुआवजा नहीं मिलता ठीक से, और उसके बाद नाम भी नहीं मिलता। उस समय एक जिक्र भी चला करता था कि शायर हमेशा ये कहा करते थे कि मैं जो है कंपोजर से 1 रुपया ज़्यादा लूँगा। उसका मतलब ये था कि लिखने वालों की, शायरों की इज्जत नहीं हुआ करती थी। लेकिन इस एक टिप्पणी के बाद ऑल इंडिया रेडियो में
संगीतकार और गाना गाने वाले के साथ साथ गीतकार का भी नाम आने लगा, जो किसी भी शायर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। शायर का लिखा एक गीत और मोहम्मद रफ़ी साहब ने उसको आवाज़ दी है, बड़ा खूबसूरत नगमा है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं, नहीं 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 नहीं, ये दिल अभी भरा नहीं। ये गीत सुनने के बाद या ये गीत सुनाने के बाद हमेशा इश्क याद आता है। शायर ने भी मोहब्बत की, उनकी मोहब्बत अमृता प्रीतम रही, और अमृता प्रीतम भी एक लेखिका थी। सुनो सो उन्होंने अपनी मोहब्बत का जिक्र खुद किया है अपनी किताब रसीदी टिकट में। रसीदी टिकट में अमृता प्रीतम ऐसी खूबसूरत बातें करती हैं कि हर एक मोहब्बत करने वालों को उसे पढ़कर एक प्रेरणा मिली। वो कहा करती थी कि उन्होंने एक जगह जिक्र किया है कि लाहौर के घर में जब वो रहती थी अमृता, और वहाँ शाहिर आया करते थे, तो एक कुर्सी पर चुपचाप बैठ जाया करते थे घंटों, न वो कुछ बोलते थे न वो अमृता कुछ बोलती थी। एक दूसरे को देखना, शाहिर को सिगरेट पीने की लत थी, वहाँ सिगरेट पीते थे और पीकर फेंक दिया करते थे सिगरेट, और जो सिगरेट वो फेंका करते थे उसके टुकड़े अमृता प्रीतम अपनी अलमारियों में रख लेती थी। और लिखा था उन्होंने कि जब जब वो उन्हें वो सिगरेट छूती थी, जब जब उन सिगरेटों के टुकड़े को वो हाथ लगाती थी, तो ऐसा लगता था कि वो शायर को हाथ लगा रही है, ज़बान लड़खड़ा रही है मोहब्बत की बात करते हुए। अक्सर ऐसा होता है। और उन्होंने एक जगह और जिक्र किया है कि 1960 में जब वो दिल्ली आई तो उन्होंने शायर को फ़ोन करना चाहा। जैसे ही वो फ़ोन के पास गई, शायर का नंबर डायल किया, उन्हें अखबार पर लिखा एक इश्तिहार मिला कि शायर ने अपनी दूसरी मोहब्बत तलाश कर ली है। उन्होंने फ़ोन रख दिया और दोबारा कभी फ़ोन नहीं किया। शायर की ज़िंदगी का सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं था कि वो बहुत खूबसूरती से मोहब्बत करते थे, बल्कि वो एक ऐसा शख्स था जिसने अपने कलम के ज़रिए हर वो बात लिखी जो एक शायर को लिखना चाहिए, जो एक अदीब को लिखना चाहिए। और तब जब देश किसी समस्या से गुजर रहा हो, जब देश में भ्रष्टाचार हो, जब देश में अत्याचार बढ़ रहा हो, महिलाओं की इज्जत ना हो रही हो, बेटियां मारी जा रही हो, उसने उस समय ये लिखा जो आज भी चरितार्थ है कि बिना सिफारिश मिले नौकरी, बिन रिश्वत हो काम, इसी को अनहोनी कहते हैं, इसी का कलयुग नाम, वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले है मौला ए राम। ये उनका एक गाना है। और उस समय इस तरह के गीत गाए जाते थे, फिल्मों में गाए जाते थे। जिस समय शायर लिख रहे थे उस समय भारत पाकिस्तान में जंग भी छिड़ी,
और एक शायर कभी भी जंग का समर्थक नहीं हो सकता। अगर वो जंग का समर्थन करता है तो वो शायर नहीं है, अदीब होने का हक नहीं है उसे। और साहिर ने उस समय एक नज्म लिखी, परछाइयाँ, जो इतनी ज्यादा सुनी गई, इतनी ज्यादा पसंद की गई कि हर मुशायरे में शायर से वो नज्म सुनी जाती थी। नज्म बहुत बड़ी है, अगर नज्म सुनाए तो पूरा शो नज्म में ही खत्म हो जाएगा, इसलिए बस 4 लाइनें उस नज्म की आपको बताते हुए कि आपको पढ़ना चाहिए, उसके साथ में बस ये नज्म सुना रहा हूँ आपको। उसकी 4 लाइनें कि गुज़िश्ता जंग में घर ही जले मगर इस बार, गुज़िश्ता जंग में घर ही जले मगर इस बार, अजब नहीं कि ये तन्हाइयाँ भी जल जाएं। गुज़िश्ता जंग में पैकर जले मगर इस बार, अजब नहीं कि ये परछाइयाँ भी जल जाएं। जंग अपने पीछे एक इतिहास छोड़कर जाती है, एक नक्शेपा छोड़कर जाती है, जो जिंदगी भर किसी न किसी परिवार को और एक परिवार के साथ साथ एक पूरे देश को प्रभावित करती है। जंग कोई भी हो, मरे कोई भी, मरता इंसान है और इंसान से के मरने से इंसानियत पर फर्क पड़ता है। शायर की एक नज्म आपको सुनाऊं जो आपने गीत के तौर पर सुना होगा, और ये मैं एक खत के तौर पर सुना रहा हूँ। शायद अमृता प्रीतम को उन्होंने लिखा हो कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है, ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगाने अलम रहकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरी नीमबाज आंखें, इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फ के साए में छुप के जी लेता। मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की जरूरत भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह से जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की जरूरत भी नहीं। न कोई चाह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। इन्हीं ख्यालों में रह जाऊंगा कभी खोकर, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। शाहिर के बारे में बात करना किसी एक शो में संभव नहीं है। उनकी रचनाओं पर बात करना, उनकी अपनी जिंदगी के बारे में बात करना, ये एक दिन का और एक बरस का काम भी हो सकता है। इस उम्मीद के साथ कि वो सुबह ज़रूर आएगी, और इस उम्मीद के साथ भी कि आपको हमारा ये शो पसंद आएगा। इस शो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और शायर के साथ, किसी अलग अंदाज के शायर के साथ, और फिर आपके साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।